हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन कुमार। और मैंने कल जैसा कि आपसे कहा था कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास लेकर आएंगे। कल मैंने बेसिक्स कराए थे। अगर आपको बेसिक्स जानने हैं तो कल जाकर आप बेसिक्स देखिए। और आज से हमारी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की होने वाली है। ओके, तो आज जो हम पहली ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं वो एससीओ, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आज हम एससीओ करने वाले हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको कि मैं जो जरूरत का है, जो एग्जाम के पर्पस का है, मैं सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाऊंगा। अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ाने वाला मैं। ओनली जो हमारे पर्पस का है वही पढ़ाऊंगा। तो आज हम सीधा सीधा क्या देखेंगे, एससीओ के बारे में जानेंगे, एससीओ की ओरिजिन के बारे में जानेंगे, एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, रेट्स जो उसका रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी इंडिया के लिए उसको जानेंगे, और जियोपॉलिटिकल क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको जानेंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, उसको भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो याद रखिए, एससीओ जो है वो 1996 में पहली बार बनकर आया था, लेकिन उसका नाम था संघाई 5। क्या नाम था इसका? संघाई 5 के नाम से ये बनकर आया था। याद रखिए, उस समय जो इसके मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? चाइना था, रशिया था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ये 5 नेशन ने मिलकर संघाई 5 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए डेफिनेशन समझते हैं कि है क्या। तो याद रखना, ये एक इन्फ्लुएंशियल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिक्योरिटी के ऊपर काम करती है, स्टेबिलिटी के ऊपर काम करती है और इकोनॉमिक कॉपरेशन के ऊपर काम करती है। मतलब आप आयरनी देखिए, स्टेबिलिटी के ऊपर काम करती है। क्या पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी है? सोचने वाली बात है ना। चलिए, पर ठीक है, आयरनी है। नेक्स्ट देखते हैं, जो संघाई 5 आगे चलकर एससीओ बना, तो वो कब बना था? वो 2001 के अंदर बना। कब बना? 2001 के अंदर बना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोर मैंडेट क्या है। कोर मैंडेट क्या है इसके? ये टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने की बात करती है। मतलब हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट पाकिस्तान है, वो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमें टेररिज्म को खत्म करना है, सेपरेटिज्म को खत्म करना है और एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट पाकिस्तान और ईरान है वो ऐसी बात करते हैं। ठीक है, आयरनी अपनी अपनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका ग्लोबल वेट देख लेते हैं। 40% ये ग्लोबल पॉपुलेशन हैंडल करती है एंड 25% ग्लोबल जीडीपी को भी देखती है ये। ओके, 25% ये ग्लोबल जीडी को भी देखती है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा एससीओ के बारे में समझते हैं, इसके चार्टर के बारे में भी समझते हैं। एससीओ और इसके चार्टर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो ऑफिशियली हम मानते हैं कि एससीओ कब बना, ऑफिशियली कब निकल कर आया, तो 15 जून 2001 के अंदर, 15 जून 2001 के अंदर संघाई के अंदर एससीओ बना। ओके, नेक्स्ट इसके जो फाउंडर्स हैं कौन कौन है? कजाकिस्तान। अच्छा, वो संघाई 5 के फाउंडर की बात नहीं कर रहा मैं, ये एससीओ के फाउंडर्स की बात कर रहा हूं। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 6 ऐसे नेशंस हैं जो किस चीज की बात करते हैं? ये बात करते हैं कि भैया हम लोगों ने एससीओ बनाया। इसका जो चार्टर था वो 2002 के अंदर अडॉप्ट हुआ, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ये क्या हुआ था? रशिया सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर क्या हुआ था? ये अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इफेक्ट में कब आया? ये 19 सितंबर 2003 के अंदर इफेक्ट में आया। समझ में आया? अब इसकी स्प्रिट क्या है, ये किस किस प्रिंसिपल की बात करता है? प्रिंसिपल देखिए, बात करते हैं ये म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बेनिफिट। ट्रस्ट देख रहे हो, चाइना जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो किसकी बात कर रहा है? ट्रस्ट की बात कर रहा है। देखिए कि चाइना से बड़ा धोखेबाज कभी देखा है? जहां पंचशील को हमने साइन करने के बाद और 62 मार्क चढ़ाई कर देता है हमारे ऊपर।
ठीक है। तो उन्होंने कहा म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों के बेनिफिट्स होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, ओके, एंड रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी। भैया हम आपस के जितने भी एक दूसरे कल्चर हैं उनको हम क्या करेंगे, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो हम सबकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ये बात कही है इन्होंने। परस्यूट ऑफ कॉमन डेवलपमेंट, बात कह रहे हैं कि हम सब एक साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। हम सब कैसे बढ़ेंगे, एससीयू जितने भी मेंबर है 10 मेंबर्स, हम कैसे बढ़ेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। मतलब हिपोक्रेसी की अपनी भी सीमा होती है, ये पार कर चुके हैं एससीयू वाले। देखिए एससीयू कुछ की फैक्ट को समझते हैं और कुछ उनके हेडक्वार्टर्स हैं, 2 हेडक्वार्टर्स हैं। याद रखिए बीजिंग में इसका एक सेक्रेटरिएट है, सेक्रेटरिएट सचिवालय को कहा जाता है, और इसी के अंदर जो कहते हैं हमके कुछ लॉ बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, तो सेक्रेटरिएट काम होता है। अगर मैं अपने इंडियन लैंग्वेज में बात करूं तो आईएएस आईपीएस जैसे जो लोग होते हैं, आईएएस और आईपीएस टाइप के जो लोग होते हैं वो इस सेक्रेटरिएट के अंदर बैठते हैं। ओके चलिए, और वही इनकी पॉलिसीज वगैरह मेकिंग करते हैं। ओके कहां इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और याद रखना है ये सेक्रेटरिएट इनकी मेन परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कैसी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जितनी पॉलिसीज बनती हैं, लॉ बनते हैं, एक्ट बनते हैं, उन सबको एग्जीक्यूट कराने का काम यही करती है, जो कि बीजिंग चाइना के अंदर है। ओके रेड्स जो उनकी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है इनका, वो एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है जो ताशकंद के अंदर है। और याद रखना है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर है। इसका काम क्या है, जहां जहां जिस जिस जगह पर, जिस रीजन के अंदर क्या हुआ, किसी कंट्री के अंदर अगर कहीं पर भी टेररिज्म है तो उसको खत्म करने का काम ये करती है, जो कि ये नहीं कर पाती है। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। पहला इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रीजनल ट्रस्ट होना चाहिए। आपस में जो कंट्रीज हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो भी तो उसके मेंबर है ना, क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रीजनल ट्रस्ट है, बताइए, मुझे तो लगता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, क्या हम दोनों के बीच में इतनी सहमति है चीजों को लेकर, नहीं है। क्या गुड नेबरिंग रिलेशन, हमारे चाइना के अच्छे रिलेशन है, नहीं, बस ट्रेड के मामले में कह सकते हैं, बाकी और में नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में डिफरेंशिएशंस ज्यादा हैं। ओके नेक्स्ट, हमारा जो पाकिस्तान है उससे हमारे इतने अच्छे रिलेशन है नहीं। हाँ रशिया के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ है। ओके नेक्स्ट बात करता है कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन की बात करता है, मतलब ये पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, सब के अंदर किस चीज की बात करता है कि कोऑपरेशन होना चाहिए, है ना। ट्रेड के अंदर कोऑपरेशन, इकोनॉमी के अंदर, साइंस के अंदर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, सब के अंदर कैसा होना चाहिए भाई, कोऑपरेशन होना चाहिए, इसकी बात करते हैं ये। चलिए फेयर ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं। भाई ईमानदारी से ग्लोबल ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे, भैया ईमानदारी से करना चाहते हैं ये, कि चाइना किसी को करने दे रहा है क्या भाई। 90% रेयर अर्थ मेटल अकेला चाइना रख के बैठा हुआ है, क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। देखिए आयरनी है अपनी अपनी। एडवोकेटिंग फॉर मल्टीपोलरिटी एंड बैलेंस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, तो क्या मल्टीपोलरिटी को ये बढ़ावा दे रहे हैं भैया। यूनिपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर सिर्फ अकेला जिसने सब पे टैरिफ लगा दिया उसके सबके मुंह बंद हो गए, तो वो कौन सी कंट्री थी, वो थी सिर्फ और सिर्फ यूएसए, अमेरिका। क्या कि फेयर ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं। पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करना एससीओ का काम है, तो सेफ गार्डिंग रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ये चाहते हैं कि हर जगह पीस बना रहे, स्टेबिलिटी बना रहे। तो ये बताइए मुझे कि जो ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इनके अंदर क्या स्टेबिलिटी है, पीस है, नहीं है। और आज जहां पर हमको देखने को मिलता है कि इजराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान के ऊपर इतने बम गोले दाग रखे हैं, कोई भी कंट्री कुछ नहीं बोल रही, ना रशिया उसके साथ खड़ा है, ना चाइना खड़ा है, ना इंडिया खड़ा है, जो भी उसके दोस्त है, ना पाकिस्तान खड़ा है। आज हम भले ही एससीओ के मेंबर हैं, लेकिन आज ईरान के साथ नहीं हैं। ये क्या दिखाता है कि भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चलिए क्योंकि उसके पास पावर है, इकोनॉमिक पावर है। मेंबरशिप की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कब कब मेंबर बने। तो याद रखना 2006 के अंदर 2001 के अंदर ये 6 कंट्रीज साथ मिलकर इन्होंने एससीओ बनाया था। 2017 के अंदर फुल मेंबरशिप मिली थी किसको, इंडिया को और पाकिस्तान को, अस्थाना समिट के अंदर। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, क्योंकि पाकिस्तान को रशिया की तरफ से थोड़ा सा ऑफर था
और उसने अपनी एप्लीकेशन डाला हुआ था इंडिया ने, तो उसको मिल गया, लेकिन पाकिस्तान ने भी साथ साथ डाल दिया, जिसकी वजह से चाइना ने कहा कि भैया अगर इंडिया आएगा तो मैं पाकिस्तान को भी साथ लेकर आऊंगा। इसलिए 2017 के अंदर हम दोनों को साथ में ही मेंबरशिप मिली थी। 2023 के अंदर फुल मेंबरशिप किसको मिल गई? ईरान को मिली। किसको मिली? ईरान को मिली। एंड 2024 के अंदर बेलारूस को क्या मिल गई थी? फुल मेंबरशिप मिली। तो बेलारूस भी इसका पार्ट है, आपको ये बात याद रखनी है। तो यूरोप के अंदर इसकी भी प्रेजेंस है, वेस्ट एशिया में तो ये भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो टोटल अभी जो हमारा परमानेंट जो मेंबर हैं अगस्त 2025 के डाटा को देखते हुए तो कितने हैं? वो 10 मेंबर हैं। कितने हैं एससीओ के अंदर? 10 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके एससीओ कुछ पार्टनर्स हैं, एक ऑब्जर्वर्स पार्टनर है, एक डायलॉग पार्टनर है। कौन से हैं? ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर्स को देखते हैं। याद रखना एक स्ट्रक्चर चेंज है इसके अंदर, क्या है? मर्ज। अच्छा एक चीज कर रखी है इन्होंने, पहले ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर को अलग अलग रखा जाता था, लेकिन अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। दोनों को मर्ज कर दिया गया है तो उनको एक ही बोतल के अंदर डाल दिया गया है। मर्ज करके इन्होंने क्या कर दिया, अब डायलॉग पार्टनर जो हैं वो सिंगल कैटेगरी में आ गए हैं। किसमें आ गए हैं? ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड डायलॉग स्टेट्स जो भी हैं वो सिंगल कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। ठीक है, इफेक्टिव 2025 समिट में जब हुआ था तभी ये हमने इनको डाला था। अभी करंट स्टेटस क्या है अपना? तो एससीओ के 17 क्या है? एससीओ के 17 अपने पार्टनर्स हैं, दोनों को मिलाकर ऑब्जर्वर और डायलॉग दोनों को मिलाकर कितने हैं? 17 पार्टनर्स हैं। लेटेस्ट एडिशन देखें इसका तो भैया 2025 में लाओस ने क्या किया है? ज्वाइन किया है एज अ ऑब्जर्वर पार्टनर। कैसा किया है? पार्टनर के रूप में इसको क्या किया है? हमने ऐड किया है लाओस को। नेक्स्ट इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, कि ये काम कैसे करता है, जरा उसको भी देखते हैं हम। ओके चलिए, काम कैसे करता है उसको भी देखते हैं। सबसे ऊपर की उसकी बॉडी रहती है वो होता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स। अच्छा हेड ऑफ द स्टेट्स की बात आती है तो याद रखना जब भी हेड ऑफ द स्टेट्स की बात होती है तो इंडिया की तरफ से इंडिया के प्रेसिडेंट मीटिंग में जाते हैं, और जब भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात होती है तो इंडिया की तरफ से इंडिया के पीएम जाते हैं। कौन जाता है? प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है आपको। चलिए आज तो बारिश हो रही है, अच्छा मौसम है आज का। चलिए तो हेड ऑफ द स्टेट ये यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे सुप्रीम बॉडी होती है, जो कि सारे डिसीजन मेकिंग बॉडी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को डिसीजन मेकिंग बॉडी कहा जाता है। और ये एनुअली मीट करते हैं, हर साल इसकी मीटिंग होती है और हर साल इसकी मीटिंग के साथ साथ यही डिसीजन मेकिंग का रोल निभाती है। याद रखना स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस एंड रिजॉल्व की इशू, जब भी ये बैठते हैं मीटिंग करते हैं एनुअली तो जितने भी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस हैं एंड की इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट अपनी जो बॉडी है सेकंड बॉडी, जो सेकंड हाईएस्ट बॉडी कही जाती है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट की होती है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा जैसे चाइना हुआ, ओके, और अपना ये रशिया हुआ, जहां पर प्रेसिडेंट रूल चलता है वहां पर प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। बट जहां पर इंडिया जैसी कंट्री है, जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, वहां पर क्या है? पीएम अलग होता है एंड प्रेसिडेंट अलग होता है। वहां दोनों अलग अलग प्रतिनिधि भेजते हैं अपना। ये सेकंड हाईएस्ट बॉडी होती है। ये भी एनुअल समिट होती है इनकी भी। और ये किस चीज के ऊपर बात करते हैं? मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर बात करते हैं, इकोनॉमिक इश्यू के ऊपर बात करते हैं। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन का मतलब होता है जहां अलग अलग देश आकर अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे और इकोनॉमिक इश्यू जहां जहां है वर्ल्ड में या फिर जो एससीओ की जो मेंबर्स हैं उनको रिजोल्व करने का काम भी ये सेकंड हाईएस्ट बॉडी का काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड हाईएस्ट बॉडी रहती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जहां इंडिया से हमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि डॉक्टर एस जयशंकर वही जाते रहते हैं। अगर प्रेसिडेंट नहीं गया, पीएम नहीं गया तो यही चले गए। यही हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ ना फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर यही चले जाते हैं। जो जिनको भी जाना होता है यही जाते हैं हर बार। ओके तो ये कैसी होती है? ये कोऑर्डिनेटिंग फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराने या बनवाने के लिए या फिर वहां पर बातें करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद की जो बॉडी है वो है नेशनल कोऑर्डिनेटिंग। कैसी बॉडी है? काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की है। ये क्या करती है? ये मैनेज करंट एक्टिविटीज, जो भी इन एससीओ मेंबर्स के अंदर करंट एक्टिविटीज चल रही होती हैं
उन सबके मुद्दों पर बात करने के लिए ये जाते हैं, उनको मैनेज करने के लिए जाते हैं। प्रिपेयर फॉर सबमिट, और जितने भी सबमिट एसईओ सबमिट है उसको भी यही मैनेज करने के लिए और यही प्रिपेयर करने के लिए जाती है। तो ये अपनी कैसी है, ये अपनी फोर्थ हाईएस्ट बॉडी कहेंगे इसको। चलिए, इसके सबसे जो नीचे आती है वो होती है सेक्रेटरीट। कौन सी होती है? सेक्रेटरीट, जहां पर पॉलिसीज बनती हैं। क्या बनती हैं? पॉलिसी बनती है। और याद रखना, ये जो पॉलिसी होती है, ये जो यही पॉलिसी आगे चलकर ऊपर पहुंचती हैं। ये उसे क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, मैनेज करते हैं, देखते हैं ठीक ठाक है क्या नहीं है। फिर ये फॉरेन पॉलिसी ऊपर जाती है, फॉरेन मिनिस्टर के पास जाती है। फॉरेन मिनिस्टर को चेक करते हैं, अगर लगता है सही है, हमारे हित में है, तो फिर इसको आगे अपने जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पटल पर रखती है, टेबल पर रखती है। चलिए, अच्छा, मेन परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी बता दिया हूं मैं, कौन सी है अपनी? सेक्रेटरीट ही होता है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनका क्या होता है? नॉमिनेशन होता है उनका। अच्छा, नॉमिनेशन जो होता है वो फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा होता है। जो यहां पर आपको थर्ड हाईएस्ट बॉडी दिख रही है, ये इसका नॉमिनेशन करती है। किसका नॉमिनेशन करती है? ये सेक्रेटरी जनरल करती है। जो इस सेक्रेटरीट का हेड होता है ना, जो सेक्रेटरीट दिया हुआ है, ये इसका जो हेड होता है, इसका नॉमिनेशन करते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, और इसको अप्रूव कौन करता है? अप्रूव करता है हेड ऑफ द स्टेट। मतलब जो प्रेसिडेंट टाइप की पोजीशन होती है, जो प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो इसको अप्रूव करेंगे। ऐसा ही है जैसे यूएन के सेक्रेटरीट का जो नॉमिनेशन है, अपॉइंटमेंट है, जो नॉमिनेशन है वो कौन करता है? वो यूएनजीए करता है, लेकिन उसको अप्रूव कौन करता है? उसको यूएनएससी करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यहां पर भी जो सेक्रेटरीट है उसको फॉरेन मिनिस्टर्स नॉमिनेट करते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये अच्छा आदमी है, इसको बना दीजिए सेक्रेटरीट। लेकिन अगर सेक्रेटरी तभी बनेगा जब हेड ऑफ द स्टेट उसको अप्रूव कर दे, उसको ये बोल दे हाँ ये बनने लायक है, इसको हम अप्रूव करते बना देते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बॉडी को। नेक्स्ट है अपनी, इसके कुछ स्पेशल बॉडीज हैं, वो क्या काम करती हैं? जैसे बताया था मैं आपको, रेट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रेट्स, चूहा, मतलब ये वो चूहा है जो जगह जगह जाकर क्या खत्म करने का काम करता है? वो खत्म करने का काम करते हैं ये टेररिज्म को। पाकिस्तान में जाइए, ईरान में जाइए, टेररिज्म अपार है, वहां खत्म कीजिए ना। हेडक्वार्टर का इसका ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। रोल क्या है? मैंने क्या बताया था? टेररिज्म को खत्म करना, आतंकवाद को खत्म करना, सेपरेटिज्म को खत्म करना और एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना। मतलब आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, तीनों को खत्म करने का काम ये रेड्स करती है। और अगर रियलिटी में बताऊं तो आज तक ये कभी खत्म कर ही नहीं पाई। अगर ये वर्क कर रही होती तो पाकिस्तान से सबसे पहले टेररिज्म जाता, जो वहां से नहीं गया है। नेक्स्ट वही तरफ देखते हैं, ये तो फिर जियोपॉलिटिक्स के अंदर घुस जाएंगे अपन, दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इकोनॉमिक बॉडीज, जैसे एससीओ की बिजनेस काउंसिल भी होती है जो प्रमोट करती है बिजनेसेस को एंड इन्वेस्टमेंट को। 10 नेशंस हैं, आप आइए हमारे यहां पर, और हमारे यहां पर आकर क्या कीजिए आप भाई, अपना बिजनेस फैलाइए, हमारे कंट्री के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएंगी, तो हमारा देश थोड़ा पैसे वाला होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, है कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट है अपनी एससीओ की इंटर बैंक कॉन्सोर्टिज्म। अच्छा, ये क्या काम करती है? नेटवर्क बैंक फॉर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। क्या करती है? ऐसा काम है इसका कि नेटवर्क ऑफ बैंक फॉर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जितने भी एससीओ के अंदर बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनके बीच में कॉर्पोरेशन करने का काम करती है, जिससे ट्रांजैक्शन हो, इजी हो जाए हमारे लिए, जिससे किसी कंट्री के पास अगर लोन की कमी हो तो उसको भी इजीली हम पहुंचा दें, जिसको पैसे की जरूरत हो तो हम इजीली उसको प्रोवाइड करा दें। ये हमारी ये दूसरी बॉडी है, वो करती है। ये इंटर बैंक है, मतलब एक बैंक से दूसरी बैंक को कनेक्ट करने वाली बॉडी होती है, मतलब कंट्री टू कंट्री करने की बात होती है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये महत्व क्या है ना, हम महत्व तो जानना होगा ना इसका, कि भाई एससीओ का महत्व क्या है। महत्व समझ लेते हैं। पहला महत्व है इसका, पहली सिग्निफिकेंस है इसका, भाई रीजनल सिक्योरिटी बनी रहे। क्या बनी रहे? रीजनल सिक्योरिटी बनी रहे। अगर मैं आपसे कहूं ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में गोल्डन क्रीसेंट एक टर्म यूज होता है, और इस जो गोल्डन क्रीसेंट जो है, यहां पर सबसे ज्यादा क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ड्रग ट्रैफिकिंग, यहां सबसे ज्यादा अफीम उगाया जाता है।
क्या उगाया जाता है? अफीम उगाया जाता है। और ये इसी चीज की बात करते हैं कि भाई हमको क्या खत्म करना है? ड्रग खत्म करना है। क्या खत्म करना है? ड्रग खत्म करना है। तो सबसे पहले पाकिस्तान से, ईरान से कीजिए, आपके अच्छे मित्र हैं चाइना वाले, है ना। तो ये सिक्योरिटी की बात करते हैं, पोस्ट नाटो अफगानिस्तान, जब अफगानिस्तान के बाद जो हुआ था, उसके बाद उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी की जरूरत है हमें, और हमें क्या, ड्रग की ट्रैफिकिंग को खत्म करना है। चाइना थोड़ा बहुत डरता है ड्रग वगैरह से, है ना, तो इसलिए उसकी बात करता रहता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि भैया लिंक होने चाहिए अपने रिसोर्सेज, रिच रिसोर्सेज एंड रीजनल टू इंडिया, चाइना, स्टेबलाइज सप्लाई चेन। इन्होंने कहा भैया कि जितने भी क्या मिलते हैं, हमारे जो रिच रिसोर्सेज कंट्रीज जो है, रीजन जितने भी है, वो क्या है, इंडिया और चाइना जैसे, तो क्या करें, उनके बीच में सप्लाई चेन इजीली बनी रहे। जैसे रिच रिसोर्स की बात करूं तो मैं, चाइना के पास बहुत ज्यादा अपने मिनरल्स है ना, अपने जो रेयर अर्थ मेटल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सबसे ज्यादा उसके पास पाए जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो है अपना अपना ये रशिया है, जिसके पास ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह बहुत अच्छा पाया जाता है, बहुत ज्यादा है, तो वो एक इजीली चेन बनी रहे, इसीलिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, बंधे रहे हम एक दूसरे से। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल बैलेंस, भैया जियोपॉलिटिकल बैलेंस बना रहे, वर्ल्ड के साथ हमारी कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे। तो ये वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ की बात करते हैं कि ग्लोबल साउथ को बढ़ावा मिले, है ना। ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा बढ़ावा मिले। इसकी तरह थोड़ा इंडिया कहा जाता है कि इंडिया और चाइना दोनों क्या करते हैं, दोनों इनके लीडर्स हैं, लीडर्स की बात आती है तो इन दोनों की बात हो जाती है कई बार। चलिए, एडवोकेटिंग फॉर यूएन रिफॉर्म, की यूएन के अंदर भी रिफॉर्म होनी चाहिए, यूएन में काफी कमी है, ये तो बात सत्य है। आज हमें देख रहे हैं, हम इस चीज को देख भी पा रहे हैं कि आज मरी सी हालत में डला हुआ है यूएन। कैसे हालत डला हुआ है? मरी सी हालत में है, कहीं भी वॉर चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन यूएन का कोई भी नामो निशान नहीं है कि अगर कुछ बोल जाए वो, है ना। रशिया यूक्रेन हुआ, कुछ नहीं बोल पाया। इजराइल ईरान हुआ, कुछ नहीं बोल पाया। इजराइल और ईरान और यूएसए भी हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। सूडान के अंदर चल रहा है क्राइसिस, कुछ नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान चल रहा है, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। ताइवान के ऊपर कभी भी चाइना चढ़ाई कर सकता है, फिर भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो आज के टाइम पर जो प्रासंगिकता है यूएन की, वो खत्म हो चुकी है। तो उसके अंदर क्या होने चाहिए? उसके अंदर रिफॉर्म होने चाहिए, ये बात एससीओ करता है। नेक्स्ट है अपोज यूनिलेटरलिज्म, वो बात करता है कि भैया ये कंट्री बायपोलर नहीं होनी चाहिए, मल्टीपोलर होनी चाहिए। चलिए, फिर ये बात करते हैं अपनी, ये छुप गया है क्या, ये डिप्लोमेसी, किसकी बात करते हैं? ये डिप्लोमेसी की बात करते हैं कि रेयर प्लेटफॉर्म फॉर द डायलॉग एंड द पावर ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अच्छा, ये इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ये कहते हैं कि ये जितने भी रिजॉल्व हैं, जितने भी हमारे बीच में जितने भी मतलब कह सकते हैं कि जितने झगड़े हो रहे हैं, उसको हम क्या करें? रिजॉल्व करें, उसे हम क्या करें? उसे हम रिजॉल्व करें। देखते हैं रिजॉल्व होते हैं नहीं, फिलहाल तो अभी तो हो नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उसको भी समझो आप। इंडिया के लिए जरूरी है ना, तो क्या चीज जरूरी है इंडिया के लिए? पहली बात तो इंडिया कहता है भैया प्लेटफॉर्म राइज क्रॉस बॉर्डर टेरर कंसर्न रेड्स। रेड्स से कहता है भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो टेररिज्म फैल आ रहा है उसको भैया खत्म करें, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है। इसीलिए हमने उनसे वार्तालाप बंद कर दी है। इंडिया ने पाकिस्तान से साफ कहा है, जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे, हम आपसे कोई भी नेगोशिएशन और टॉक्स नहीं करेंगे। चलिए, ये बात कही इसने। नेक्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी, कि भैया हमारा जो ज्यादातर यूरेनियम आपने देखा होगा, एनर्जी जो है हमारी, यूरेनियम हुआ, हाइड्रोकार्बन हुआ, सेंट्रल एशिया और रशिया से ज्यादा आता है हमारे पास। ऑयल हुआ, यूरेनियम हुआ, वो कहां से आता है हमारे पास? सेंट्रल एशिया और रशिया से ज्यादा आता है। इसीलिए इसने कहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी आईएनएसटी, जो अभी दिख रहा है आपको, ये कि भैया कहां से? मुंबई से होते हुए चाबा, चाबा से बंदर अब्बास, अब्बास से फिर ये अपना अजरबैजान, अस्तारा और फिर से होते हुए मॉस्को तक एक हमने रूट बनाया है, जो कि पूरा हो ही नहीं पा रहा। चलिए, तो कहां गया कनेक्टिविटी? डायलॉग ऑन आईएनएसटी, कि आईएनएसटी को थोड़ा हम क्या करें? बढ़ावा दें, जो कि चाबहार पोर्ट से पाकिस्तान बाईपास होकर आगे जाना था, लेकिन चाइना और इंडिया की टेंशन है तो ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। चलिए, तो बाईपास पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज है, बाईपास पाकिस्तान का मतलब ये था कि हमें सेंट्रल एशिया या फिर रशिया तक हमें अपना एक रूट बनाना है, जो कि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हमें ऊपर तक ले जाना है। लेकिन इसमें अड़चन क्या आ रही है कि ईरान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, बाकी और कंट्रीज जो हैं वो इसके लिए राजी नहीं हो रही हैं। समझ में आया? तो ये क्या है इसका, कि पाकिस्तान को बाईपास करने का प्रोडक्ट बनाया था हमने आईएनएसटी सी, ठीक है।
जो कि आगे चल के क्या हो रहा है। एक सेकंड रुकना बच्चों। ओके, तो ये क्या है हमारे पास कि INST को हमने इसीलिए बनाया था। चलिए नेक्स्ट है बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी। क्या है बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी? कि एंगेजमेंट विद द चाइना पाकिस्तान इन अ मल्टीलेटरल सेटिंग्स। कि भैया एंगेज रहेंगे हम किसके साथ? चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, काफी सारी जगहों पर उनसे बात करते रहेंगे, बैठते रहेंगे उनके साथ। तो ये बात भी किसने कही है? ये बात भी इंडिया के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंस है भैया। ये एक मीटिंग, ये एक सही प्लेटफॉर्म है जहां हम दोनों के साथ बात कर सकते हैं किसी भी मीटिंग में। जैसे अभी हमारे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे, उन्होंने उसके ऊपर डिक्लेरेशन के ऊपर साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला भैया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर भी हो चुका है, तो इसके ऊपर क्या हुआ, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। यूरेशियन फुटप्रिंट्स, यूरेशियन फुटप्रिंट मतलब कि स्ट्रेंथन टाइज विद रशिया, ईरान एंड सेंट्रल एशिया। कि भैया हमारी पहुंच कहां तक होगी इसके एससीओ के जरिए? रशिया तक होगी, ईरान से होगी एंड सेंट्रल एशिया से होगी। इसीलिए INSTC की बात की गई थी कि भैया यहां से हम मुंबई से उठेंगे, बंदर अब्बास पहुंचकर चाबार पोर्ट, फिर बंदर अब्बास यहां से होते हुए सेंट्रल एशिया में भी कनेक्टिविटी होगी हमारी और मॉस्को में भी होगी, इसलिए इसकी बात की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम कि भैया चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भैया एक मीटिंग है, एससीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, बढ़िया सब चल रहा है मीटिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा तो है नहीं। तो कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे। तो चैलेंजेस क्या है? भैया चाइना का डोमिनेशन ज्यादा है। जो बोर्ड एंड क्या कहते हैं उसे, ये जो BRI है जो अपना, ठीक है, जो BRI है अपना, जो बीजिंग से निकलते हुए इनिशिएट करता है, और जो BRI है ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या है सबसे बड़ी दिक्कत है? इश्यू क्या है? BRI का जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए निकला है। आपने देखा होगा, जिसे CPEC भी कहा जाता है। क्या कहता है? CPEC भी कहता है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, तो ये चाइना का ये जो कॉरिडोर है वो पाकिस्तान से होते हुए नहीं, हमारे POK से होते हुए निकलता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान जो वाला एरिया है वहां से होते हुए निकलता है और यहाँ के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। इसलिए इंडिया के लिए ये चैलेंजेस वाली बात है कि चाइना का डोमिनेंस किस एरिया में ज्यादा है। चाइना से मना करते रहते, इसे मत बनाइए इसे, लेकिन चाइना चल रहा है अभी भी। चलिए नेक्स्ट वाली चैलेंजेस क्या है कि पाकिस्तान फैक्टर। हमारे दो ही सबसे बड़ी दिक्कतें थी, चाइना वो भी इसी के अंदर बैठा हुआ है, पाकिस्तान वो भी इसी के अंदर बैठा हुआ है। मेंबर 2017 में बना वो, लेकिन ये जो इसका टेरर नेटवर्क जो है, हर्बरिंग टेरर नेटवर्क जो है, वो इंडिया में ज्यादा राइज हो रहा है, जिसके चक्कर में क्या हो रहा है कि भैया इंडिया को बहुत परेशानी हो रही है। इंडिया को क्या हो रहा है? ज्यादा परेशानी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम अटैक हम देख सकते हैं, ये सारी चीजें वहीं से हैं। राइज बायलैटरल डिस्प्यूट कंप्लीटिंग एंटी टेरर इनिशिएटिव। सीधा सीधा है कि भैया हमको जरूरत पड़ रही है एंटी टेरर इनिशिएट की, है ना, कि भैया एससीओ से बोला जा रहा है कि भैया क्या करिए आप, कि भैया जो एंटी टेरर आपने टेररिस्ट स्क्वाड रेड्स जो आपने बना रखा है उसको एक्टिव कीजिए, उससे खत्म करवाइए उनको, ठीक है। वो हमारे लिए थोड़ा चैलेंजेस बना हुआ, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और बायलैटरल डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है, हम आपस में बात करते नहीं है, ठीक है। तो आपस के हमारे क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं हम दोनों के साथ, तो वो भी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्या है इसके पास कि भैया हमारी जो सिंगल मेंबर कैन ब्लॉक द प्रपोजल। अच्छा, कई बार क्या होता है, जो एससीओ जो है ना, सबके पास वन वोट 10 मेंबर है, 10 के पास वन वोट है। तो अगर हम कुछ भी लेकर आते हैं तो उसके ऊपर क्या लगा देता है, ये ब्लॉक लगा देता है। सबके पास क्या एक वीटो पावर है। तो चाइना क्या करता है कि भैया हम कुछ भी प्रपोजल लेकर आते हैं उसके ऊपर वीटो लगा देता है। ये चैलेंजेस बन रहा है हमारे लिए। तीसरा है कनेक्टिविटी गैप, कि नो डायरेक्ट लैंड टू एक्सेस सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के पास हमें जाने के लिए, ये सेंट्रल एशिया आपको दिख रहा है, वहां हमको जाने के लिए डायरेक्ट लैंड नहीं है। आप बोले सर ये तो है, ये पाकिस्तानी कब्जे में है, तो हम यहां से जा नहीं सकते, यहां से जा नहीं सकते। यहां से जाने के लिए हमें ईरान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, तो डायरेक्ट लैंड नहीं है हमारे पास। सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही हमारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। और एससीओ जो है वो एंटी वेस्ट चाइना रशिया ड्रिवन हो रखा है। कैसा है? एंटी वेस्ट चलाता है वो। ये तो आपको पता ही है कितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, जितने भी हैं ये, इसके साथ ही एंटी वेस्ट चलाता है स्लोगन। भैया मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे ये वेस्ट वाले, ठीक है। तो चाइना रशिया ये दोनों एंटी वेस्ट हो रखे हैं,
इससे हमारे यहाँ पर इनबैलेंस क्रिएट हो रहा है, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हमारे लिए वो भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, दोनों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो ये दिक्कत हो रही है। तो इंडिया मस्ट बैलेंस दिस विद टाइज टू द यूएस, क्वाड एंड एशिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। तो क्या है, इंडिया यूएस के साथ क्वाड के अंदर भी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनाता रहता है, इसलिए इनको दिक्कतें, हमको दिक्कतें हैं, क्योंकि हम अगर देखो हम क्वाड में भी हैं, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है, तो हम क्वाड के मेंबर भी हैं, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि भैया ये यूएसए की तरफ भाग गया है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, हम बैलेंस बना के चल रहे हैं, लेकिन कई बार बातें बिगड़ जाती हैं, है ना। तो ये सब चलता रहता है। तो जियोपॉलिटिक्स में तो ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई किसी का परमानेंट शत्रु होता है ना। नेक्स्ट है कि करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि भैया करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो याद रखना कि अभी रिसेंटली इवेंट हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने गए थे तिंगजियान चाइना के अंदर, तियानजिन चाइना के अंदर गए थे, जो 25th एससीओ समिट 2025 के अंदर वहां गए थे। और याद रखना कि 7 साल बाद जब गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद हम कहां गए, पीएम मोदी की विजिट थी चाइना के अंदर, 7 साल बाद गए थे, इसलिए थोड़ा जरूरी है ये। कंक्लूजन क्या निकला इसका, क्या ही निकलता है, ये चैलेंजेस बहुत सारे हैं, इंडिया पाकिस्तान की बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। एससीओ रिमेन विटल फॉर, किस वजह से, कि भैया एससीओ किस वजह से नहीं अच्छा हो पाया, कि भैया टेररिज्म बहुत ज्यादा है यहाँ पर, है ना, एनर्जी सिक्योरिटी है ही नहीं, एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन यूरेशिया, वे यूरेशिया और एशिया, मतलब यूरोप और एशिया दोनों को संभालना है हमें, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है, डिप्लोमेसी अच्छी है हमारी, दोनों को लेके चल रहे हैं, लेकिन कई बार हम फेल भी मार जाते हैं, ऐसा भी है। चलिए, अ नेसेसरी प्लेटफॉर्म फॉर द मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये लास्ट लाइन जो इसके लिए बहुत अच्छी कही जाती है, ये एक ऐसा जरूरी प्लेटफॉर्म है जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारे लिए भी है, और अच्छी बात है, क्योंकि हम इसके यहां पर बैठेंगे, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करेंगे, चाइना को क्रिटिसाइज करेंगे, और जहां जहां अच्छी बातें हो रही हैं उनको भी लेकर चलेंगे। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक मल्टीपोलरिटी वर्ल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, चलते हैं और कल हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, और कल हम एक और क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।